गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज वीडियो बनाने थोड़ा सा लेट हो गया। आज का जो वीडियो होगा आपको ये महत्वपूर्ण जीके होगा। आज आपका विशेष पॉइंट लेकर के मैं आया हूँ। आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा और काफी महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के लिए। तो इसीलिए कहते हम कि रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज का जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके का आज का सेशन होगा। आज का सेशन है कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके एंड जीएस एंड सीए मतलब करंट अफेयर्स। आज का होगा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। आज का ये महत्वपूर्ण क्लास है, काफी मजेदार और रोचक बनने वाला है। तो चलिए आज का जो सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सब आइए, सबसे पहले देते हैं सार्क का स्थापना। किसका? सार्क का स्थापना। सार्क का स्थापना देखिए, सार्क का स्थापना हुआ 1950 ईस्वी में। सार्क की स्थापना 1950 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ। और सार्क को जो है ना दक्षेस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षेस, इसे जो है ना दक्षेस भी कहा जाता है। किसे? सार्क को। सार्क जो है, सार्क में 8 देश शामिल है। इसमें कितना देश शामिल है? इसमें 8 देश शामिल है। किसमें? दक्षेस में। दक्षेस में 8 देश शामिल है। तो वो देखते हैं कौन कौन सा देश शामिल है। जैसे भारत हो गया, मालदीव हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद श्रीलंका हो गया। उसके बाद भूटान हो गया, नेपाल हो गया। और उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है ये सभी देश आपको सार्क या दक्षेस में शामिल है। बड़ा प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है कौन सा सार्क या दक्षेस में शामिल देश है? तो भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, ये सब इसमें आपको शामिल है। अब आप लोग बताइएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इसकी राजधानी बांग्लादेश की राजधानी
ढाका। अब आइए, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गया, और नेपाल की राजधानी काठमांडू, और भूटान की राजधानी थिम्पू। तो आप लोग बताइएगा मालदीव की राजधानी कहाँ है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। मतलब 8 देश में 7 देश का तो हम बता दिए, तो एक देश का कम से कम आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मालदीव की राजधानी कहाँ है। तो फिर से देखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी लिख लीजिएगा इस्लामाबाद, इसका राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, श्री जयवर्धनपुरम, ये श्रीलंका की राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, अब भूटान की राजधानी थिम्पू, ये भूटान की राजधानी हो गया। तो आप लोग किसका दीजिएगा राजधानी की जवाब? मालदीव का बताइएगा इसका राजधानी कहाँ है, बाकी बात हम सबको बता दिए। इस प्रकार से जो है आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होंगे। अब देखते हैं कि दक्षेस का मतलब क्या होता है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षेस का मतलब, आइए इसका मतलब, दक्षेस का मतलब समझिएगा कि क्या होता है। कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ये हो गया। मतलब सार्क का मीनिंग या दक्षेस का मीनिंग हो गया दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका मतलब हो गया। सहयोग मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद करने का एक जो है ना, तो मतलब ये सब सभी दक्षिण एशिया के दक्षिण जो है ना दक्षिणी देश सब है, ये सब जो देख रहे हैं सब एशिया महाद्वीप का देश है, और एशिया महाद्वीप के ये सब दक्षिण में स्थित है। ये सभी ने मिल करके एक संगठन, एक समूह बनाया, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए, इसी उद्देश्य से कि 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस सेशन में। चलिए, इस प्रकार से ये जानते हैं, ये सब चीज़ क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ आपको विशेष क्लास में ही मिलेंगे। हम आप लोग को एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके जो है ना, ये सेशन को मैंने शुरू किया हूँ, और बड़ा ही आपके एग्ज़ाम में ये वरदान साबित होगा। ये धज्जियाँ उड़ा देंगे एग्ज़ाम के जो है ना, औकात में ला देंगे। अब आइए देखते हैं अपना सब आगे बात देखते हैं अपना सब। आइए कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेरे बच्चों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और मेरे बच्चों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है कौन? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो
तो आप लोग बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ। इसका जन्म जो है, जन्म कब हुआ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ। ये आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर, ये हम आप लोग के लिए दिए हैं। अब आइए, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। मतलब भारत के जो है ये हॉकी की महान दिग्गज खिलाड़ी है। कौन? मेजर ध्यानचंद। अब आइए देखिए, तो ये जो है हॉकी का खिलाड़ी है। कौन? हॉकी का खिलाड़ी है। कौन? मेजर ध्यानचंद। इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। इसे हॉकी का जादूगर इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को। अब आइए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो भारत में ही है और भारत के राज्य ओडिशा के अंतर्गत है। आइए आगे देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। अब देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। अब आगे लिखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो देखिए, ध्यान देते हैं सब। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट मैं चुन चुन करके लाया हूं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछे हैं कि इनका जन्म कब हुआ और हॉकी, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? हॉकी का खिलाड़ी है। इसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। तो लीजिए, मेरे पैरों पर पुरस्कार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए कितना अच्छा सेशन मैं लेकर के आया हूँ और आप लोग के लिए। इस प्रकार से पढ़िए और अपना नोट भी बनाइए।
देखिएगा, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। जब पढ़ने से ही अपना भाग और तकदीर बदल सकते हैं तो मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 2-4 महीना दोस्त को सब को भूल जाइए, 2-4 महीना अपने आप को घर में बंद हो जाइए और इस प्रकार से तैयारी कीजिए और इस प्रकार से तैयार होकर निकलिए कि सीधा एग्जाम को औकात में ला दीजिए। यही है मेरा आप लोग से आशा। और इससे वैसे क्या देखेंगे, अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। आइए देखते हैं अपना सब, आगे इस प्रकार से देखते रहेंगे। अब आइए देखते हैं, केपलर का नियम जो है ना, ग्रह गति से संबंधित है। आइए, केपलर का नियम ग्रह गति से संबंधित है। ये बड़ा वीवीआई पॉइंट है, बड़ा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केपलर के नियम किससे संबंधित है, तो ग्रह गति से संबंधित है। या ग्रह गति से संबंधित कौन सा नियम है, केपलर का नियम है। या उल्टा के पूछे या सुलटा के पूछे या जैसे पूछे, पढ़े रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे ना, उसका गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, आप लोग धज्जियां उड़ा दीजिएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। वरना आइए आगे देखते हैं अपना सब। क्या बोले, केपलर के नियम ग्रह से गति से संबंधित है। अब ये क्या है, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अभी ग्रह की संख्या 8 है, कुल कितना ग्रह है, 8 है। तो अब आइए देखते हैं, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, ये सन, ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है। अब सूर्य से देखिएगा, अभी ग्रह की संख्या देखिएगा यहाँ पे, ग्रह की संख्या 8 है। तो ग्रह की संख्या 8 है, किसकी संख्या, ग्रह की संख्या 8 है। तो सबसे नजदीक देखिएगा बुध, उसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, वरुण। ये ग्रह है, 8 ग्रह है। अब ये ग्रह है, टोटल कितना ये ग्रह है, ये 8 ग्रह है। तो कुछ आप लोग को एक कट रहा है, ध्यान देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, हो जाएगा। ये मंगल हो गया, बृहस्पति, बृहस्पति देखिए, बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, अरुण, कौन, अरुण और वरुण, ये है। तो केपलर के नियम कहता है, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक रहेंगे उनका वेग या उनका चाल अधिक होंगे, और जिनका चाल अधिक होंगे उसको कम समय में सूर्य की चक्कर लगा लेंगे। कि ये देखिएगा, बुध जो है मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं, वही देखिएगा। और सबसे दूर ग्रह है कौन, वरुण। सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण। इसी वरुण को सूर्य की एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है, 165 वर्ष सूर्य की एक चक्कर लगाने में। हाँ, और जबकि जो सूर्य का जितना नजदीक रहेंगे वो उतना कम समय में सूर्य की चक्कर लगा लेंगे, और उनकी वेग या उनकी चाल उतना अधिक होंगे।
यही बात का, यही है ग्रह का केपलर का नियम, यही है केपलर के नियम। यही कहता है कि जो ग्रह सूर्य का जितना नजदीक होंगे वो उतना कम समय में सूर्य की चक्कर लगा लेंगे, जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होंगे उनको एक चक्कर लगाने में उतना अधिक समय लगेंगे। यही है किसका नियम? केपलर का नियम है। तो ग्रह की संख्या कितना है? टोटल 8 ग्रह है। कितना है? 8 ग्रह है। आइए, गर्म ग्रह शुक्र है। गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। किसे? इसे शुक्र को। और इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह एवं शाम का तारे भी कहा जाता है। किसे? शुक्र को। आइए, नीला ग्रह पृथ्वी है। देखिए, लाल ग्रह मंगल है। लाल ग्रह। और सबसे लेटा हुआ ग्रह अरुण है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। अब देखिएगा, वलय वाला ग्रह शनि है। कौन है? शनि है। तो इस प्रकार से लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इस प्रकार से आप लोग लिख भी लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपना सब। आइए आगे देखते हैं अपना सब। जैसे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये दिल्ली में है। आइए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कितना ईस्वी में? 1932 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी जी। इसका संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी जी। अखिल भारतीय संघ की संस्थापक कितना ईस्वी में? 1932 ईस्वी में। किसने किया? आइए, महात्मा गांधी। ये हरिजन संघ कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? राष्ट्रीय पिता। इसको देखिएगा, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी किसने कहा था? राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब आइए, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी का जन्म। आइए, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के जन्म हुए।
महात्मा गांधी जी की जन्म कब हुए? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। अब आइए देखते हैं महात्मा गांधी जो है सबसे पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी आइए कि सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1906 ईस्वी में किया था। गोरे और काले रंगभेद नीति को समाप्त करने के उद्देश्य से। कौन सा नीति? दक्षिण अफ्रीका में गोरे सरकार काले के साथ भेदभाव करता था, तो भेदभाव करता था। उसी भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। जबकि भारत में इसका प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। चलिए आइए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में। संस्थापक महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के अंतर्गत हुआ था। कहाँ? गुजरात के अंतर्गत जन्म हुआ था। आइए, अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में गोरे और काले रंगभेद नीति को समाप्त करने के उद्देश्य से। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह है 1917 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह के तहत 3 कछिया प्रथा को समाप्त किया गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बड़ा मजेदार सेशन है आपके साथ आज मैं लेकर के आया हूँ। आइए, इस प्रकार से अगर ये सेशन चलेगा, यकीन मानिए आपका जीके ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक जीके मजबूत होगा, बेसिक नहीं। बेसिक पढ़ने के लिए आपको क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो हो गया स्टैटिक जीके, हाँ, जो ये रामबाण साबित होगा एग्जाम के लिए। अब आइए देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ। आइए, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ। देखिए, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ। और 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के तहत संविधान में दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में वर्णन किया गया। आइए, इसके साथ जो है ना 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 85 में गया। और इस 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल पर प्रतिबंध के
बारे में वर्णन किया गया है। और वर्तमान में अभी संविधान में 12 अनुसूची है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस दिन हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। कितना? 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची है। लिख लीजिए, देखिए, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब आइए, आप लोग एक क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब जो कि संविधान में बता चुका हूं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के लिए, प्रश्न, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? खुद आप लोग दीजिए इसका जवाब। आइए फिर अब दूसरा क्वेश्चन, किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में वर्णन है? ये क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन या बंटवारे के बारे में वर्णन है? ये दोनों काम आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। और आप लोग को अगर मज़ा लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप भी पढ़िए, अपना दोस्त को भी फायदा दीजिए। ऐसा सेशन यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है मेरे बच्चों, ये मेरा दावा है। या आप लोग खुद पता चल जाएंगे, देख लीजिएगा। वो नहीं है कि रिजर्वाइए ऐसे तलते चढ़िए, यहाँ असली नॉलेज है। पूरी शिद्दत से तैयारी हो करके आते हैं बताने के लिए। ये 1 घंटा पढ़ाने के लिए ऑलरेडी मुझे 5 घंटा पहले से तैयार होना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये निकाल के देते हैं प्योर, जो सीधा एग्जाम में हिट होगा। ये मेरा दावा है। आपकी जीके की समस्या में समाधान नहीं कर दिया चुटकियों में तो मेरा नाम नहीं। अगर आप लोग को समस्या समाधान नहीं होगा तो मैं अपने आप को ठोक लूंगा। आइए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज इस सेशन से आप लोग खुश होंगे। बताइएगा कि कितना फायदा हुआ इस सेशन से आप लोग को। आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या देखना है? बिम्स्टेक देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे बिम्स्टेक की स्थापना देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? स्थापना। बिम्स्टेक की स्थापना हुआ मेरे बच्चों, इसका स्थापना हुआ 1997 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक की स्थापना हुआ। अब आइए बिम्स्टेक का पूरा नाम देखते हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसका जो है ना, इसका पूरा नाम हुआ। इसका पूरा नाम क्या हो गया? देखिए, पूरा नाम, उसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इंग्लिश में। आइए, पूरा नाम
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय बहुक्षेत्रीय तकनीकी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सहयोग पहल है। कौन इसका? बिम्स्टेक का स्थापना 1997 ईस्वी में। पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का पहल है। अब देखते हैं मेरे बच्चों कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, उस सभी के नाम जानना जरूरी होता है। आइए, बांग्लादेश है इसमें शामिल, बांग्लादेश इसमें शामिल है। उसके बाद अपना भारत भी शामिल है, म्यांमार या वर्मा लीजिए ना, वर्मा भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और उसके बाद भूटान भी शामिल है, और श्रीलंका भी शामिल है, और इसके बाद इसमें थाईलैंड भी शामिल है, एवं थाईलैंड शामिल है। अब आप लोग देखिए, बिम्स्टेक, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में। पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। इसमें देखिएगा शामिल कौन है? बांग्लादेश शामिल है, भारत शामिल है, और उसके बाद वर्मा शामिल है, म्यांमार शामिल है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, और इनका जो है ना, इनको याद रखिएगा, और काफ़ी आपके एग्जाम में ये यूजफुल होंगे, और ये एकदम पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ये मेरा दावा है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए, कल संडे है, आराम से बैठ करके बनाते रहिएगा इसका। अब आइए देखते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। आइए, दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक देखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक, या इसे कहते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। या दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? पास्कल। तो इसलिए कि पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है। देखिएगा, अब आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रव दाब से संबंधित है। अब आइए, द्रव दाब से संबंधित है। एक बात और समझिए आप लोग कि वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लिखिए, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, और बैरोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इससे बैरोमीटर से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। तो लिख लीजिए, देखिए,
इससे मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। किससे? बैरोमीटर से। जब बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक से गिर जाएगा तो आंधी तूफान मेघ गर्जन बारिश ये सब होगा। हाँ, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आएगा तो मूसलाधार बारिश होगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। मौसम कैसा होगा? साफ होगा। अब आइए आदाब होगा। अब आइए आगे चलते हैं, अपना सब आगे चलते हैं। आइए देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। आइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का वैसे तो इसका नींव रखा गया था, नींव रखा गया था 1931 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नींव रखा गया था 1931 ईस्वी में, जबकि इसको वास्तविक रूप से स्थापना किया गया 1934 ईस्वी में। आइए इसका जो है ना वास्तविक रूप से स्थापना, वास्तविक रूप से स्थापना 1934 ईस्वी में किया। आइए इसका संस्थापक जो है ना जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। इसका संस्थापक किस में आता? जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। आइए संस्थापक जय प्रकाश नारायण को माना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण को जय नारायण, इसको जो है ना, तो आप लोग बताइएगा जयप्रकाश नारायण को उपनाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है ये आप लोग बताइएगा। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछे जाते हैं और इसका स्थापना संस्थापक जयप्रकाश नारायण में आ जाता है और ये इसका प्रथम सचिव भी बने थे, सचिव बने थे और इसका अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। किसका? इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इसका अध्यक्ष आचार्य बने थे, इसका जो है ना अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे कौन? जयप्रकाश नारायण। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे। आज मजा आ गया, क्या भी मजा आ गया, गर्दा हो गया। आइए देखते हैं अपना सब आगे की कहानी देखते हैं। अब आइए देखते हैं, आगे देखते हैं अपना सब संगम। आइए मेरा गांव मेरा गौरव योजना, मेरा गांव मेरा गांव मेरा, कहता है मेरा गांव मेरा गौरव योजना, मेरा गांव मेरा गौरव योजना। ये बिहार सरकार की योजना। किसका योजना? बिहार सरकार इसे शुरू किया था 2015 ईस्वी में। कब शुरू किया था इसे? 2015 ईस्वी में बिहार सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि गांव तक वैज्ञानिक खेती को जो है ना प्रभावी एवं शहरी
और गहरी पहुंच तक जो है ना करना। मतलब इसका एक ही उद्देश्य है। आइए इस योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी से, कितना ईस्वी, 2015 ईस्वी से किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी बनाना, उसका उद्देश्य, और सभी को गहरी रुचि तक पहुंचना, ये इसका उद्देश्य है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा। उद्देश्य बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को जो है ना, वैज्ञानिक खेती को प्रभावी बनाना। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? और दूसरा क्वेश्चन, और हरित क्रांति किस फसल को प्रभावित किया? मैं बता चुका हूं, इसलिए कि पूछ रहा हूं। हरित क्रांति किस फसल को प्रभावित किया? ये दो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है? और हरित क्रांति किस किस फसल को प्रभावित किया? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आइए लेंस का देखिए, लेंस के शक्ति बराबर है ये लेंस की शक्ति मतलब पावर बराबर होता है 1/f। f मतलब फोकस, 1/f फोकस। तो लेंस की शक्ति बराबर 1/f, इसे कहते हैं, अपना लोग क्या जानते हैं? इसे कहते हैं डायोप्टर कहा जाता है। किसको? 1/f, ये लेंस की शक्ति हुआ। और लेंस की क्षमता को मापा जाता डायोप्टर में। यहां लिखिएगा, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। किस में मापा जाता? डायोप्टर में मापा जाता है। ये सब काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बड़ा पूछे जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए आगे। समय को मत देखिए, कंटेंट को देखिए, कितना जो है ना महत्वपूर्ण कंटेंट लाया हूँ और बड़ा मेहनत लग रहा है बनाने में बच्चों। और इसके बावजूद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बटन तो मन उब जाता है। लाइक कीजिए, हाँ, दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो इसको पैसा थोड़ी लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। ये आप लोग को ये बोनस है, समझ गए ना? अच्छा से पढ़िए, मजा से नोट बनाइए और रिवाइज कीजिए और जाइए एग्जाम में बैठिए, टेंशन फ्री होकर के रहिए। अब आइए आगे देखते हैं अपना सर। कुछ हर एक तरह का क्वेश्चन लेंगे अपना सर, किस हर एक तरह के लेंगे। अब देखेंगे आर्थ्रोपोडा ग्रुप के तहत जब कौन कौन सा जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा, किसके? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप या संघ भी बोल सकते हैं,
संघ भी बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा या ग्रुप, आर्थ्रोपोडा या ग्रुप। अब देखिए आर्थ्रोपोडा या ग्रुप, इसके अंतर्गत देखिएगा आता है कौन कौन सा जीव जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत आपको आता है मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है, मच्छर खटमल, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, तेलचट्टा हो गया, तेलचट्टा। तो ये सब महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेंगे, मच्छर किस संघ के अंतर्गत या किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन सा आता है, मच्छर आते हैं, खटमल आते हैं, मक्खी आते हैं, तिलचिट्टा आते हैं। और ये महत्वपूर्ण है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछे ही जाते हैं। अब आइएगा आगे देखते हैं अपना सब, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आइए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन। आइए कि देखिएगा, विटामिन 6 प्रकार का होता है। देखिएगा यहाँ देखिए, विटामिन सबसे पहले देखते विटामिन का खोज किसने किया। थोड़ा सा इंक दे देते हैं, इंक की लग रहा है कमी हो गया तो मैं इंक दे देता हूँ। देखिए, विटामिन की खोज करता सी फंक ने विटामिन की खोज किया। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 और के, जिसमें ये बी सी आपको जल में है, कहाँ है, जल में। बाकी बच गया आपको कौन, ये एडक बच गए ना, ये बच गए ना, तो ये आपको ये पाए जाते हैं वसा में। कहाँ पाए जाते हैं, वसा में। कौन, एडक, ADEK। तो ये हो गया, ये बीसी तो जल में, बाकी बाजू बच गया कहाँ पाए जाते हैं, वसा में पाए जाते हैं। कौन, विटामिन। विटामिन की खोज किसने किया, सी फंक ने किया। विटामिन की खोज किसने किया, सी फंक ने किया। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तिलचट्टा किस संघ के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। मक्खी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, खटमल आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, मच्छर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इतना रटा देंगे कि आप लोग को याद वैसे ही हो जाएंगे। इंक डालना ही पड़ेगा। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक लिखिए आप लोग, हम तब तक इंक डाल रहे हैं। देखिए, आज आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या गजब का आज का सेशन रहा ना। आज मजा आ गया होगा आप लोग को भी, क्वेश्चन को देख करके दिल खुश हो गया होगा। आइए, दिल की दरिया बह ही गया, एक सी अमानत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गई, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम,
तुझे कितना चाहे और हम, दिल की दरिया बह ही गया, इसमें इंक डाल ही दिए, अब आइए आगे की कहानी पढ़े। अब आइए मेरे बच्चों आगे देखते हैं। कहते लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं। लौंग जो प्राप्त होते हैं, लौंग जो प्राप्त होते हैं वह पुष्प के कली से प्राप्त होते हैं। आइए लौंग जो है ना पुष्प के कली, कहाँ से, पुष्प के कली से प्राप्त होता है। कौन, लौंग। बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं, पुष्प के कली से लौंग प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है, पुष्प के कली से लौंग प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा सूर्य की किरण से ओजोन परत निकल, सूर्य की किरण से परावैंगनिक किरण निकलता है। कौन सा किरण, परावैंगनिक किरण, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, जो काफी खतरनाक होता है, जो काफी खतरनाक होता है। अगर वह परावैंगनिक किरण पृथ्वी तक आने लगे काफी मात्रा में तो हर एक व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन ओजोन परत जो है वो आपको सूर्य के परावैंगनिक किरण को पृथ्वी तक आने नहीं देता, वायुमंडल में ही उसको वापस लौटा देता है। आइए सूर्य के परावैंगनिक किरण, सूर्य के परावैंगनिक किरण को पृथ्वी तक ओजोन परत नहीं आने देता है, नहीं आने देता है, नहीं आने देता है। तो प्रश्न पूछेंगे पृथ्वी को परावैंगनिक किरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक कौन होता है, तो ओजोन परत या ओजोन गैस होता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये ओजोन गैस जो है, ओजोन परत जो है, ये समताप मंडल का भाग है। ये किसका भाग है, ये जो है ना समताप मंडल के ऊपरी भाग में स्थित है। कौन, ओजोन परत। और इसको नष्ट करता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस, जो एसी रेफ्रिजरेटर से निकलता है। लेकिन इसे जो है, इसे CFC गैस नष्ट करता है, किसे, ओजोन परत को। और ये निकलता है आपको AC से, AC से निकलता है कौन, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको जो है ना, देखिए आगे चलते हैं, अपना टेंशन मत लीजिए। कहता गुब्बारा जो देखते हैं, मेला में गए होंगे, बड़ा बड़ा गुब्बारा का देखिएगा, उसका रबर हाथों में है और गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, उसमें हीलियम गैस। गुब्बारों में जो है ना, गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस भरी जाती है, या गुब्बारों में हीलियम गैस
भरी जाती है। ये हल्की होती है हीलियम गैस, ये भरी जाती है। और ये जानते हैं नोबेल गैस है। कौन? ये नोबेल गैस है। और बताइए, या इसी को अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं, इसी को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। और बताइएगा कि हीलियम को छोड़ करके बाकी बात जितने भी नोबेल गैस है उसके संयोजकता कितना होता है, संयोजकता कितना होता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, आप लोग खुद बताइएगा। बड़ा मजा से मैं केमिस्ट्री पढ़ाया था, बड़ा अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ाया था। आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे और रिवाइज करते होंगे तो जरूर अक्रिय गैसों के जो है ना संयोजकता आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं अपना सब। आइए, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करेंगे और बाकी कहानी फिर कल देखेंगे। चलिए आप लोग अच्छे से लिखिएगा मजे से, और हम पूछेंगे भी अगले क्लास में इसके बारे में। चलिए यही रखते, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।